वंदे मातरम बच्चों। वंदे मातरम बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करेंगे। रसायन विज्ञान कक्षा 12। चैप्टर का नाम अपना ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में मैं आपको मेरे जो सिलेबस का लेक्चर था उसमें बताया था कि ये बोर्ड परीक्षा में इसका जो अंक भार है वो 3 अंक का है और इसमें से अधिकतर एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है तो रसायन विज्ञान की एक डिफिनीशन होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन और गुणधर्म रूपांतरण, उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अपन जो रसायन विज्ञान में अपन पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं और जो पदार्थ होता है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। जो ठोस अवस्था होती है उसमें द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में जो मुख्य डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल है, दूरी कितनी है, उनके आधार पर हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो आप सबसे पहले ठोस अवस्था की परिभाषा लिखिए। लिखो, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें उसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर, उसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होता है। सामान्यतया कमरे का ताप हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। यदि आपके कोई न्यूमेरिकल आ जाए और उसमें दे दे कमरे के ताप पर कोई ठोस है तो उसके बारे में आपसे टेम्परेचर नहीं दे तो कमरे का ताप जहां पे आ जाए वहां पे आप उसको कितना मान के करोगे? 25 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में उसकी मात्रक बात करें अपन तो वो हो जाएगा आपके 298 केल्विन। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। अगला अपना टॉपिक कौन सा है? ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि जो भौतिक अवस्थाएं थी ठोस, द्रव, गैस, उन तीनों अवस्थाओं में जो मुख्य अंतर है वो हम उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण क्या है और उनमें कितना रिक्त स्थान है उसके आधार पर ही करते हैं। तो आप पहले सुनो फिर लिखो। पहला अभिलक्षण, ठोसों के अवयवी कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। ठोसों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम पाया जाता है। ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है, जिस कारण से इनके अवयवी कण बहुत ज्यादा सन्निकट हो जाने के कारण इनमें प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती। अर्थात यदि हम बल लगाकर इन्हें दबाने का प्रयास करें तो ये संपीड़ित नहीं होते। इनके गलनांक उच्च होते हैं, अतः इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इनके क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और अवयवी कणों में इनकी जो स्थितियां होती है वो निश्चित होती है। इसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो ये ठोस होते हैं, ये जो ठोस होते हैं इनके अवयवी कण इनकी माध्य स्थितियों पर ही दोलन
करते हैं। अब आप ठोसों के विलक्षण लिखिए। नंबर 1, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। नंबर 2, इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखो, आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है तो इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता या यदि हो तो नगण्य पाया जाता है। नगण्य होता है। जब इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होता, इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होता तो ये कैसे होते हैं? अत्यधिक असंपीड्य व कठोर होते हैं। कैसे होते हैं ये? अत्यधिक असंपीड्य और कठोर होते हैं। अब आप देखो, आकर्षण बल सर्वाधिक है, रिक्त स्थान नहीं होता, असंपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं, तो अगला इनका विलक्षण क्या हो जाएगा कि इनका ठोसों का सामान्य तया गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। अब देखो, अपन इनके क्या लिखे हैं? ये अभिलक्षण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अभिलक्षण लिखे हैं। अब अपन बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक के बारे में कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। टॉपिक डालो गलनांक। गलनांक क्या है? सुनिए, वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है गलनांक बिंदु कहलाता है। कौन सा तापमान? वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है गलनांक बिंदु कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगला टॉपिक डालिए आप, क्वथनांक, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। परिभाषा क्या हो गई? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखिए आप, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो अपन जानते हैं
पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। अर्थात जब हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। तो ये क्या हो गया, उसका क्वथनांक बिंदु हो गया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों के प्रकार। क्या है, ठोसों के प्रकार। अब देखो, ठोस है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हो गया अपना क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस। और इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। अब देखो यहां पे अक्रिस्टलीय ठोस तो वे होते हैं जो हमें लगते तो नहीं कि ये ठोस है, लेकिन ठोस होते नहीं है। जैसे कांच, जो हमारे दरवाजे खिड़कियों पे कांच लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। कांच को इसीलिए हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव भी कहते हैं किसे, कांच को। और वास्तविक ठोस क्या होते हैं कि जो गुणों से भी और वास्तविकता में भी क्या हो, ठोस हो, जिसमें अवयवी कणों की जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों की स्थिति दीर्घपरासी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, दीर्घपरासी होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। अब देखो इधर, अब अपन क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं, उनमें अंतर देखते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है, सारणीबद्ध किया है उन अंतरों को। देखो, सबसे पहले तो मैंने जो जो अंतर है, अपन जिस जिस भी अंतर का डिस्कशन करेंगे वो सारे लक्षण मैंने यहाँ सूचीबद्ध कर दिए। जैसे पहले आकार, गलना, गलन ऊष्मा, देशिकता, अवयवी कणों की व्यवस्था, प्रकृति, विदलन का गुण। अब हम आकार की बात करते हैं। तो पहला अपन ने क्या लिखा, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, दीर्घपरासी होती है। अतः इनकी ज्यामिति या आकार हमेशा निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित ज्यामिति व निश्चित आकार होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपने अक्रिस्टलीय ठोस। ये असमान आकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो आकार और आकृति है वह अनिश्चित होती है। ठीक है। इसके आगे अपना सेकंड है, वो है गलनांक। गलनांक निश्चित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दूसरा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होने के साथ साथ अभिलाक्षणिक ताप पर ही पिघलते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। तथा साथ में अपन एक चीज और देखते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो
जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे तो उस ताप बढ़ाने पर ये नरम हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो प्लास्टिक होती है या प्लास्टिक का कोई डिब्बा होता है तो उसे जैसे अपन थोड़ा सा गर्म करते हैं पिघलता नहीं है लेकिन वो नरम हो जाता है। तो ताप की एक परास पर नरम हो जाते हैं। टेम्परेचर से पहले ये क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। इसके आगे आता है अपना गलन ऊष्मा। तो क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित होती। इनकी अनिश्चित होती है। देशिकता, ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदेशिक, अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये भी कणों की व्यवस्था, इनकी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं लघु परासी होते हैं। कैसे होते हैं ये, लघु परासी। प्रकृति की अगर अपन बात करते हैं तो अभी मैंने इनके नाम लिखे थे, जब भी बताया था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं ये, वास्तविक। और ये कैसे होते हैं, आभासी ठोस। विदलन का गुण, यदि हम किसी तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटें तो दो चिकनी सपाट सतहों से ये दो भागों में बट जाता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में नहीं कटता। तो अपन लिख सकते हैं, लिखो आप, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो सपाट व चिकनी सतहों में कट जाते हैं, अर्थात विदलन का गुण पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में लिखिए, जब इन्हें तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो ये दो असमान सतहों में टूट जाते हैं या कट जाते हैं। लास्ट लिखो इनका डिफरेंस। उदाहरण, NaCl, हीरा, एल्यूमिनियम, आयरन आदि धातुएं, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। इसके आगे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसके उदाहरण आ जाएंगे प्लास्टिक, रबर, कांच आदि। हाँ, अब देखो कि अपन ने एक गुण लिखा था देशिकता। तो देशिकता में क्रिस्टलीय ठोसों के लिए अपन ने लिखा कि क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि
जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो आप परिभाषा लिखो विषमदेशिक प्रकृति की और समदेशिक प्रकृति की। सबसे पहले आप परिभाषा डालिए विषमदेशिक प्रकृति। विषमदेशिक प्रकृति या विषम देशिकता। परिभाषा लिखो, पहले सुन लो या तो सुनो। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, प्रतिरोधकता आदि गुणों को भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर इनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। विषमदेशिक कहलाते हैं तथा पदार्थों का यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है। सेकंड परिभाषा लिखो आप समदेशिकता। कौन सी है? समदेशिकता। लिखो वे पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, प्रतिरोधकता आदि को भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर भी इनके मान एक समान प्राप्त होते हैं। समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। वह इस गुण को समदेशिकता कहते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्या आएगा? क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखिए मैं टेबल में बता रहा हूं आपको, टेबल बनानी है सबको, तो टेबल बनाओ मेरे साथ के साथ। ठोसों के प्रकार के लिए अपन एक टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में अपन देखते हैं कि ठोसों के प्रकार लिखेंगे तो उन सभी ठोसों में जैसे बात करते हैं अपन, आणविक ठोस आएंगे, आयनिक ठोस आएंगे, धात्विक ठोस आएंगे और सहसंयोजी ठोस आएंगे। तो उन सभी ठोसों के अवयवी कण क्या है, उन अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध है या कौन सा आकर्षण बल लगेगा, उनके क्या उदाहरण है, उनकी भौतिक प्रकृति कैसी है, ठोस है, मुलायम है, नरम है, द्रव है, गैस है, क्या है, उनकी ठोस वैद्युत के चालक है, कुचालक, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके गलनांक क्या है और वो किस प्रकार के विलयन में
किस प्रकार के विलयन में विलय होंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने कहा था आपसे कि अब अपन जो ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मैंने कहा था कि अपन एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया था, आपके टेबल बताई थी, उसके लिए सारे कॉलम बना लिए आप सबने। अब इस टेबल के अंदर क्या है कि जो ठोसों के प्रकार थे उनको देखते हैं अपन। सबसे जो पहला प्रकार लिया अपन ने, कौन सा लिया? आणविक ठोस लिया। और आणविक ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनका अवयवी कण कौन सा हो? अणु हो। जिनका अवयवी कण अणु होगा वो आणविक ठोस होगा। क्या होगा? वो आणविक ठोस होगा। अब अध्रुवीय अणु में लंदन बल, जो अध्रुवीय थे आणविक ठोस, उसमें बंधीय आकर्षण बल कौन सा है? लंदन बल है। उनके उदाहरण कौन से हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होगी? मुलायम। विद्युत चालकता, विद्युत रोधी होते हैं। इनका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है और इनकी विलयता, ये पूरे आणविक ठोस और आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हैं? H2O, NH3, HF आदि। ये कैसे हैं? ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक का मतलब कि ऐसा विलायक जिसमें प्लस और माइनस के 2 ध्रुव पाए जाते हैं, वो ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। उनके अंदर आणविक ठोस और आयनिक ठोस क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। दूसरा था अपना ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में भी अपन लिखेंगे कि अणु इसका अवयवीकरण होता है। इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। HCl और CH-Cl3 जैसे इसके एग्जाम्पल है। प्रकृति मुलायम है, विद्युत रोधी है, अत्यधिक निम्न होते हैं और किसमें विलय होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसके जो अवयवीकरण है वो भी अणु ही होता है। और इसके अंदर जो बंध और आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके उदाहरण अपन सब जानते हैं, H2O, NH3, HF आदि इसके एग्जाम्पल है। और अब इसमें देखो आप, भौतिक प्रकृति कैसी होती है इसकी? कठोर होती है। और विद्युत के लिए विद्युत रोधी होते हैं। गलनांक निम्न पाया जाता है इनका, और इनकी विलयता भी किसमें होती है? ध्रुवीय विलायकों में ये विलय होते हैं। इसके बाद में आता है अपने आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या हो गया? आयन। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। बंध स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल पाया जाता है इनमें। उदाहरण क्या हो गया इसका? NaCl हो गया, ZnCl2 हो गया आदि। बहुत सारे लवण हैं जो किसके उदाहरण है? आयनिक ठोस के उदाहरण है। कठोर होते हैं ये, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है? भंगुर। भंगुर का मतलब हो गया कि यदि हम किसी बल से इनको दबाया जाए या बल लगाया जाए तो ये बिखर जाते हैं। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में कुचालक और आयनिक व गलित अवस्था में सुचालक होती है। आयनिक ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो होती है इनकी आयनित अवस्था और एक होती है गलित अवस्था। तो आयनित अवस्था का मतलब हो गया कि जब इनको आप किसी विलायक में डालोगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन बनने पर इनके आयन अलग हो जाएंगे, तो वो हो गई आपकी आयनित अवस्था। दूसरी हो गई गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब हो गया कि आप इन्हें इतने अधिक तापमान पर गर्म करो, इनका गलनांक बिंदु के तापमान तक गर्म करो तो ये पिघल जाएंगे, तो वो हो गई इनकी गलित अवस्था। दोनों ही अवस्था में इसमें पाए जाते हैं मुक्त आयन, और मुक्त आयन पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं? विद्युत का सुचालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है और ये भी ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इसके बाद में अपने आता है धात्विक ठोस। कौन सा आता है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में आप देखो अवयवी कण कौन सा है? परमाणु है। और आप देखो धात्विक बंध पाया जाता है इसमें। इसके उदाहरण लिखे अपन ने, लोहा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि बहुत सारी जो धातुएं, वो सारी की सारी कौन सी है? धात्विक ठोस होती है। फिर आते हैं अपने भौतिक प्रकृति। कठोर परंतु तन्यता, कठोर होते हैं लेकिन इनमें तन्यता व आघात वर्धन्यता पाई जाती है। विद्युत के ये सुचालक होते हैं
और गलनांक इनका क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है इनका, उच्च होता है। इसके बाद इनका जो लास्ट था सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, तो सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का अवयवी कण भी क्या हो गया, परमाणु हो गया। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और इसके उदाहरण कौन से हो गए, ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड आदि हो गए। अब अपन ये देखते हैं, देखो सहसंयोजक बंध में जो सहसंयोजक ठोस थे उसमें जो ग्रेफाइट है उसकी प्रकृति तो मुलायम है और वो विद्युत का सुचालक है, उसका गलनांक उच्च है। हीरा है वो कठोर होता है, विद्युत रोधी है। सिलिकॉन कार्बाइड है कठोर होता है, विद्युत रोधी है। और इन सभी का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक उच्च होता है। अब है ना, आप सब स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो अब उसमें अपने को 2-3 लाइन लिखनी है। तो इस टेबल से देखो कैसे लिखेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में पूछा। पहली लाइन क्या हो गई उसकी, अवयवी कण अणु होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस में आकर्षण बल लंदन बल पाया जाता है, एक उसका उदाहरण हो गया। उसकी भौतिक प्रकृति मुलायम हो गई, उसकी विद्युत रोधी होता है। तो ऐसे करके अपन उसके बारे में कितनी लाइन लिख सकते हैं, वो तो 2 लाइन 3 लाइन लिखने के लिए कहेगा, जबकि अपन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तक 6-7 लाइन लिख सकते हैं। तो अपन इस टेबल के माध्यम से सभी प्रकार के ठोसों के बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे आप कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो आप इसे उतार तो रहे हो, लेकिन उतारते उतारते इस YouTube चैनल को आप सभी को क्या करना है, लाइक शेयर, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट्स बॉक्स में डालना है। सभी को क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। पहली बात, यदि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने व्हाट्सएप नंबर दोगे ना, तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर से एक केमिस्ट्री का ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप में मैं आपको जोड़ लूंगा। और उसे जोड़ने के बाद आप देखो, हम उसमें केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसकी PDF फाइल भी डालेंगे। देखो स्टूडेंट, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9829945194। आप सभी को ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखिए आप। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलाभ, क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण यह है कि उसके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। अर्थात क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक किसे कहेंगे, कि जो क्रिस्टल था ठोस उसके अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि कोई क्रिस्टलीय ठोस था तो उस क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण थे उन अवयवी कणों के बिंदु माने, क्या माने, बिंदु, और उन सभी बिंदुओं को एक रेखा से आरेखित करें तो एक जाल नुमा संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिस्टल जालक व
एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक व एकक कोष्टिका। अब आप परिभाषा लिखो क्रिस्टल जालक की, लिखो आप परिभाषा। हम जानते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अर्थात कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसके जो अवयवी कण हैं उन्हें हम बिंदु रूप माने, सभी बिंदुओं को एक रेखा से स्पर्शित माने, एक रेखा से उन्हें संरेखित करें, तो हम ये पाते हैं कि हमें एक जालनुमा संरचना मिलेगी। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या हो गई? नोट डाउन करो। क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयनों, परमाणु, अणु, आयनों की त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था हाय। हेलो वाला हाय नहीं, वैज्ञानिक का नाम ही क्या था? हाय। इन्होंने भी क्रिस्टल जालक की एक परिभाषा दी थी। क्या दी थी इन्होंने? क्रिस्टल जालक की एक परिभाषा दी थी। तो लिखो आप परिभाषा। हॉय के अनुसार किसी ठोस में अवयवी कणों के क्रमिक समूह के कारण, अवयवी कणों के क्रमिक समूह के कारण क्रिस्टल का बाह्य आकार बनता है, जिसे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेना आपने सबने परिभाषा हाई के अनुसार क्या था? अब देखो ये क्रिस्टल जालक बना रखा अपन ने, एक क्रिस्टल लिया था, क्रिस्टलीय ठोस। इस क्रिस्टलीय ठोस के ये सारे जो बिंदु दिख रहे हैं ना, ये सारे बिंदु इसके क्या है? अवयवी कण है। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो ये सारे इन बिंदुओं को जब अपन ने एक रेखा से संरेखित कर दिए तो हमें एक जालनुमा संरचना प्राप्त हो गई ना। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक। अगला अपना जो टॉपिक था या परिभाषा अपन पढ़ेंगे वो है इकाई कोष्टिका। इसे एकक कोष्टिका भी कहते हैं। एकक कोष्टिका भी कहते हैं। इकाई कोष्टिका का मतलब होता है, इकाई कोष्टिका का मतलब होता है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को पुनः उत्पन्न कर देती है, पुनः उत्पन्न कर देती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। दोबारा से सुनो,
संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को पुनः उत्पन्न कर देती है, इकाई कोशिका या एकक कोशिका कहलाती है। अब देखो एक बार इधर बोर्ड की तरफ, ये हम एक एकक कोशिका बना रहे हैं। अब इस एकक कोशिका में ये क्या है, अवयवी कण। इन अवयवी कणों को संरेखित करके अपने एकक कोशिका बना ली। अब इस एकक कोशिका की इस दिशा में भी बार बार बढ़ाए, इधर भी करें, इधर भी करें, इधर भी करें, सामने भी और पीछे भी, तो सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर जिसका निर्माण होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। ये एकक कोशिका, एक ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, हो गई ना एकक कोशिका। तो एकक कोशिका का बार बार दोहराने पर किसका निर्माण हो गया, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, क्रिस्टल जालक का। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक के लक्षण, जो निम्न है। क्रिस्टल जालक के लक्षण, पहला लक्षण है कि क्रिस्टल जालक में हमने जो संरचना बनाई थी उसमें जो प्रत्येक बिंदु था वह प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। दूसरा है प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उसे क्या करता है, निरूपित करता है। नेक्स्ट अपना जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ देते हैं तो उस क्रिस्टल जालक की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक के सभी जालक बिंदुओं को रेखा से जोड़कर जालक की ज्यामिति व्यक्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिन समतल पृष्ठों से जालक बंधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और दो समीपवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से क्रिस्टल का किनारा बनता है। क्या बनता है, किनारा बनता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था एकक कोशिका के पैरामीटर या अभिलाक्षणिक गुण। एकक कोशिका के कौन कौन से होते हैं, तो ये एकक कोशिका भी अपन ने पहले बनाई थी। उस एकक कोशिका में हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इन एक्सिस के ऊपर ये तो मूल बिंदु हो गया। अब इसके ऊपर एक भुजा हो गई, ए, बी और सी, ये तीन भुजाएं हो गई ना। ये तीनों भुजाएं एकक कोशिका के तीनों किनारों की विमाओं को ए बी सी से दर्शाते हैं। ये परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा, किनारों के मध्य में, किनारों के मध्य के कोण, अब बी और सी के मध्य में जो कोण है वो कौन सा है, अल्फा। सी और ए के मध्य में कोण कौन सा है, बीटा। ए व बी के मध्य में कोण कौन सा है, गामा। तो हम ये कह सकते हैं कि एकक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। ए बी सी, तीन तो उसकी हो गई विमाएं एक्सिस, और तीन हो गई उसके मध्य में पाए जाने वाले कोण। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आप इस वीडियो को शेयर करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको तो वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, लाइक करो और इसे पूरा देखो। जो भी प्रॉब्लम्स है हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम और भी विषय के वीडियो लेकर आएंगे जिन्हें आप देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।